नमस्कार। आज के इंदौर डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर अलग अलग विषय पर आपको यहाँ जानकारी देते हैं और आज हम कानून से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ आपको देने के लिए आए हैं। और इस कार्यक्रम में हमारा मकसद जो है वो ये है कि आपको अपने अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक कर सकें। आज हमारी चर्चा का विषय है बच्चों में यौन हिंसा और इसके कारण और समाधान। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमर सिंह राठौर जी, जो कि इंदौर हाई कोर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही ये अपने क्षेत्र में एक अच्छा खासा जाना माना नाम भी है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब बाल यौन समस्या जो कही जाती है, कि यौन समस्या को हम समस्या कब और किस रूप में देखते हैं, तब आप उसको अपराध के रूप में मानते हैं कि ये अपराध के तहत आ गया। ये ऐसी कौन सी हरकत है जो अपराध मानी जाती है? वैसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बच्चे ही देश का भविष्य हैं। हर व्यक्ति ये कहता है कि बच्चे सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है जी। और बच्चे ही आगे जाकर के जो है एक अच्छा कल्चर डेवलप करते हैं जी। अब हर घर में जो है बच्चों की सुरक्षा आजकल प्रश्न चिन्ह बनी हुई है और महिला बाल विकास की अभी रिपोर्ट आई है, उसमें हर 2 बच्चों में से एक बच्चा यौन हिंसा से कभी न कभी अपने जीवन काल में उत्पीड़ित हुआ है जी। और उसका कारण ये है कि हम जो है बच्चों के प्रति जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं जी। दूसरा, बच्चे आसपास के किस एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, किस से मिल रहे हैं, इसके बारे में हम काफ़ी सुपरविज़न नहीं कर पा रहे हैं जी। और अभी जो वातावरण बिगड़ता जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से, उसके कारण जो है अभी जन सामान्य के में चारित्रिक पतन हो रहा है जी। जब जन सामान्य में चारित्रिक पतन हो रहा है होने लगता है तो वो जो है उसका कई रूप में वो इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ता है। अब बच्चों के साथ इसी प्रकार से यौन हिंसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि वो बच्चे अबोध रहते हैं, वो उसका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं और उसको किसी घटनाक्रम होने के बाद भी कन्वे करने में घबराते हैं जी। उस चीज़ को बताने में घबराते हैं, संकोच करते हैं। कहीं उनके पेरेंट्स ही उनको नहीं मारें या पेरेंट्स ही उनको सज़ा नहीं दें या किसी बदनामी के डर से उन चीज़ों को छुपाते हैं। आमतौर पर देखा ही जाता है कि हमारे परिवारों में जब इस तरह की हरकत हमारे बच्चों के साथ होती है, आसपास किसी के साथ होती है, तो हम माँ बाप ही उनकी सहायता नहीं करते हैं, उनकी बातों को, स्पष्टता को नहीं समझते हैं। हालांकि हमें संकेत मिल चुके होते हैं, लेकिन हम उसे इस डर से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, घर का या परिवार का नाम बदनाम होगा, ज़्यादातर यही सामने आता है। तो लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह की हरकत होती है तो आप कानून के तहत कौन सी ऐसी हरकतें हैं जो बच्चों के लिए बच्चों के प्रति अपराध हो रहा है, हम आके कानून की सहायता ले सकते हैं, या हमारे आम जो दर्शक हैं जो कानून के पास आके सहायता ले सकते हैं, वो क्या हरकतें हैं आपके कानून के तहत? आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि माता पिता को, परिवार के लोगों को उनके खुद के बच्चे के साथ यौन हिंसा होने की जानकारी मिल जाती है, उसके बाद भी वो आगे आने से कतराते हैं। वो सोचते हैं कि अपने बच्चे का भविष्य खराब होगा, हमारा नाम बदनाम होगा। ये बहुत अच्छी बात कही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने 2012 में यौन हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम की स्थापना की। अच्छा। ये जून 2012 से लागू हुआ है जी। इस अधिनियम में विशेष प्रावधान इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए किए गए हैं। सर, इस अधिनियम का कुछ खास नाम है? हाँ, लैंगिक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। जी। अब ये जो है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी परिवार में किसी भी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो उसके पेरेंट्स उस बच्चे को ले जा कर के कंसर्निंग थाने पर जा कर के सूचना दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जो है एक प्रावधान दिया गया है कि टीआई से निचले स्तर का कोई भी अधिकारी इसकी जांच नहीं करेगा। अच्छा। और वो जांच करने वाला अधिकारी जो है महिला होगी। अच्छा। और जब वो बच्चे से उसके बयान लेगी जी, या उसकी रिपोर्ट लिखेगी तो वो अपनी वर्दी में नहीं रहेगी।
अच्छा। ताकि बच्चे में पुलिस का एक डर रहता है कि पुलिस वाला आ जाएगा तो आधी बात तो बता नहीं पाएगा, बच्चा वैसे ही अपने घबरा जाएगा, पेरेंट्स से ही नहीं कुछ बात बता पाता, तो पुलिस से कभी कैसे बताएगा वो। तो वो सादी वर्दी में रहेंगी। अच्छा। वो महिला अधिकारी रहेंगी, वो महिला अधिकारी उसके बयान रिकॉर्ड करेगी और बयान रिकॉर्ड करने के बाद इस बात की सुनिश्चितता निर्धारित करेगी कि उस बच्चे का फोटोग्राफ, उस बच्चे का नाम, उसका पता, उसका आस पड़ोस का विवरण जो है किसी भी समाचार पत्र में या मीडिया में प्रकाशित न हो। अच्छा। उसमें गोपनीयता बरते जाने के लिए विशेष जो है व्यवस्था प्रावधान दिए गए हैं। तो सर, रिपोर्टिंग करने के लिए क्या कोई हर थाने में ये सुविधा उपलब्ध है? हर थाने में सुविधा उपलब्ध है और इसके लिए कोई विशेष थाने नहीं है। हर थाने में सुविधा उपलब्ध है, पर इन्वेस्टिगेशन जो है टीआई रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करता है इसका। अच्छा। और महिला अधिकारी होना चाहिए, ये विशेष प्रावधान है। एक तो बात हो गई 2012 से पहले तक की, और एक बात हुई 2012 के बाद की, जो यौन हिंसा के संबंध में कई नए कानून आए हैं। तो हम सुनने में आजकल जो चर्चाओं में सुन रहे हैं, पॉस्को एक्ट जो है वो क्या है, वो किस तरह से हमें सहायता करता है? पॉक्सो एक्ट जो है ये 2012 से लागू हुआ है जी। इसमें मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें क्या है कि सबसे मेन जो मकसद था कि लोग बाग न आने के कारण कि वो दूर कर दिया गवर्नमेंट ने कि मीडिया में जो है किसी भी मामले में जो है पब्लिसिटी नहीं की जाएगी, तो वो एक प्रोटेक्शन दिया है। फिर इसके लिए जो है विशेष अदालतें गठित की गई है। अच्छा। विशेष अदालत सेशन रैंक का न्यायाधीश रहेगा उस विशेष अदालत में, और वो जो है 1 साल के अंदर उस प्रकरण की सुनवाई करेंगे और कॉग्निजेंस लेने के 30 दिन के अंदर उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा विक्टिम का। सर, यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यौन अपराध एक समस्या है, लेकिन इसमें बच्चों की जो डेफिनेशन दी गई है वो कितने वर्ष का बच्चा होना चाहिए, किस मानसिक आयु का होना चाहिए, क्या इसके लिए भी कोई विशेष डेफिनेशन दी है कानून के तहत? जी हाँ, इसमें पॉक्सो एक्ट में 18 साल से कम उम्र के बालक के साथ यौन हिंसा होने के संबंध में ही इस अपराध के अंतर्गत विचारण का प्रावधान दिया गया है। अब इसमें देखा जा रहा है कि ये एज जो है ये उसके स्कूल सर्टिफिकेट को बेसिस बना के या उसका जन्म सर्टिफिकेट को बना करके उसको डिटरमाइन करती है कोर्ट। अच्छा। अब इसमें क्या होता है कि कई बार जो है मानसिक जो अविकसित बच्चे हैं वो उनकी उम्र ज़्यादा होने के बाद भी उनकी मानसिक आयु कम होती है जी। जैसे कि अभी एक हाल ही में एक दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के मामले में एक 37 साल की महिला के साथ में यौन हिंसा हुई जी, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया जी। उस मामले में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत भी सजा दिलाने के लिए दलीलें दी गई, परंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि एक्ट में 18 साल तक की एज का प्रावधान दिया गया है, मानसिक आयु के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा। अब मानसिक आयु के संबंध में प्रावधान न होने के कारण जो मानसिक रूप से अविकसित लोग हैं जी, जिनकी 38 साल उम्र होने के बाद भी जो है उनकी मानसिक आयु उस महिला की 6 से 8 साल के बच्चे की थी जी, उसको पॉक्सो एक्ट का लाभ नहीं मिला। तो हमारा तो यही कहना है कि इस मामले में गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करना चाहिए। इसमें 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ साथ मानसिक रूप से कम उम्र वाले लोगों को भी इस एक्ट के अंतर्गत रिलीफ दिलाने का प्रावधान देना चाहिए। बिल्कुल सर, जब बात करते हैं कि किसी के साथ कुछ हिंसा हो गई, वारदात हो गई इस तरह की, या कुछ तरह के केस आ गया या अपराध हो गया, उसके बाद आता है मीडिया का रोल। तो इसमें मीडिया किस तरह की भूमिका निभाता है और कहाँ तक उसको कानून कहता है कि आप इस हद तक जाइए और इस हद तक मत जाइए? इस एक्ट में इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा गया है जी, और इसमें मीडिया की लायबिलिटीज़ को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स करने के लिए पर्टिकुलर धाराएं दी गई हैं जी, प्रावधान दिए गए हैं। उन प्रावधानों के अंतर्गत ये है कि मीडिया जो है किसी भी विक्टिम का जी, उसकी फोटोग्राफ, उसका नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, उसके परिवार का विवरण, उसके पता, उसकी आस पड़ोस की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश नहीं करेगा। अच्छा। उसको प्रकाशित नहीं करेगा, और यदि कोई प्रकाशित करता है जी, तो उसको 1 साल तक की सजा और या जुर्माना या दोनों का प्रावधान उसमें दिया गया है। हाल ही में जो अभी एक कठुआ रेप केस का काफ़ी मीडिया में चर्चा में आया था मामला, अभी 6 महीने साल भर पहले की बात है।
उसका काफ़ी मीडिया वालों ने जो है उस विक्टिम का नाम भी और फोटो भी प्रकाशित कर दिया। करीब 12 मीडिया हाउसेस ने, इंडिया के जो सारे बड़े बड़े 12 मीडिया हाउसेस ने उसका फोटो और उसकी आइडेंटिटी पब्लिक के सामने ला के रख दी जी। उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया जी। और वो मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने 12 मीडिया हाउसेस के खिलाफ में 10-10 लाख रुपए का फाइन किया। मतलब जो भी फाइन हुआ 1,20,000 का जो फाइन हुआ वो उन्होंने जम्मू कश्मीर विक्टिम रिलीफ फंड में जमा कराने के उसमें आदेश दिए गए। अच्छा। ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने। सर यहाँ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और उठता है कि जब बच्चों के साथ यौन हिंसा की बात आती है तो ज़्यादातर हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि लड़कियों के साथ ही या बालिकाओं के साथ ही यौन अपराध होता होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल का समाज बदल गया है, वर्तमान स्थिति बदल गई है। तो ऐसे में क्या लड़कों के साथ भी यौन हिंसा होती है? ये लैंगिक जो डिफरेंस है वो कानून अपनी नज़रों में रखता है क्या इस अपराध के तहत जब सज़ा सुनाता है तब? इसमें इस एक्ट, पॉस्को एक्ट में जो है बालक की डेफिनेशन में 18 वर्ष के कम आयु के बालक बालिकाएं दोनों शामिल हैं। दोनों शामिल हैं। क्योंकि सामाजिक परिवेश को देखा जाए तो लड़कियों के साथ यौन हिंसा हो रही है, लड़कों के साथ भी कुछ हद तक हो रही है। क्योंकि वो जो बचपन में वो समझ नहीं पाते हैं, एनवायरनमेंट है, फिर मानसिक विकृतियां हैं। सर एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि बच्चों के साथ, यानी कि लड़का लड़के के साथ अगर यौन अपराध कर रहा है तो उसका क्या, उसके लिए क्या कानून सहायता करता है? जहाँ तक लड़का लड़के के साथ यौन अपराध करता है तो ये उसकी आयु यदि 18 वर्ष है विक्टिम की आयु तो पॉस्को एक्ट में उसको रिलीफ मिलेगा। उसके अंतर्गत जो है उसके एक्यूज के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यदि वो अन्य 18 साल से ज़्यादा का उम्र का व्यक्ति है तो उसमें जो है आईपीसी के सेक्शंस में 377 जो सेक्शन है, अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करना, अप्राकृतिक कृत्य करना, तो उसमें जो है सज़ा का प्रावधान दिया गया है। किसी भी लड़के के साथ में, किसी भी आदमी के साथ में इस प्रकार का यौन अपराध होता है तो उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। सर जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की, और ज़्यादातर 8 साल से कम उम्र के साथ बच्चों के साथ ज़्यादा यौन हिंसाएं होती है। और जब बात करते हैं बच्चों की तो बात आती है कि मासूमियत बहुत होती है। बच्चे अपनी बात को उतनी स्पष्टता से नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें बोध ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में किस तरह से उनका बयान लिया जाता है और किस तरह से वो अपने पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो वो जानकारी उन्हें होती ही नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से मदद ली जा सकती है? मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, जो अनुसंधानकर्ता अधिकारी है, वो सादी वर्दी में और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। फिर कोर्ट में जो है उसके 164 में स्टेटमेंट कराए जाएंगे जी। फिर जब ये कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी और ट्रायल चलेगा स्पेशल कोर्ट में उस मुलजिम के खिलाफ में, तो उस ट्रायल के दौरान जो है ये विशेष प्रावधान दिया गया है कि आरोपी को जो है विक्टिम के सामने नहीं लाया जाएगा। अच्छा। तो वो आरोपी को केवल इतना अधिकार है कि वो उसकी बात को सुन सकेगा और अपने अभिभाषक को आवश्यकता पड़ने पर सलाह दे सकेगा। तो सर क्या यहाँ पे गवाह की ज़रूरत नहीं होती है? गवाह की ज़रूरत होती है इसमें, पर मुख्यतः जो है ऐसे मामले जो है सुनसान स्थान पर और एकांत स्थान पर किए जाते हैं। उसमें उस समय बच्चे के अलावा कोई व्यक्ति नहीं रहता है। तो फिर किस तरह से ऐसी स्थिति में बच्चे के बयान ही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसी के आधार पर कोर्ट फैसला करती है। अच्छा। और विशेष रूप से कोर्ट जो है उस आरोपी से दूर रख करके बच्चे के बयान लेती है, यहाँ तक कि बच्चे की आयु को देखते हुए उसके माता पिता को भी बयान के समय उसके साथ उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करती है। अच्छा। अगर हम बात करें कि कानून में जो परिवर्तन लाने चाहिए, तो अभी जो कानून में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है, यानी कि लगता है कि नहीं, ये कानून अभी जो बना है वो इनफ नहीं है और भी इसमें परिवर्तन आने चाहिए, तो किस तरह के, किस रूप में आप ये देखते हैं? अभी क्या है कि कानून तो काफ़ी सख्त है, उसके बावजूद अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप भी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं रोज़ कि कानून सख्त होने के बाद तो लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन उठता है कि कानून इतना सख्त बना दिया फिर भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि अवेयरनेस लोगों में जगाना पड़ेगी, कि लोगों को उस शिक्षित बनाना पड़ेगा। अब जैसे स्कूली पाठ्यक्रम में इस विषय को जागरूकता लाने के लिए
हमें प्रयास करने में, हाँ, स्कूली पाठ्यक्रम में इस सब्जेक्ट को शामिल करना पड़ेगा। अच्छा, इसको एक अनिवार्यता देना पड़ेगी। अच्छा, न कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, एक अनिवार्य रूप से इसका एक आर्टिकल होना चाहिए जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के क्लास 2 से 3 से भी इनको इस बारे में जानकारियां देना चाहिए, क्योंकि अबोध बच्चों के साथ जब यौन हिंसा होती है तो बहुत समझ नहीं पाते। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, चाइल्डहुड से उनको ये पाठ्यक्रम के रूप में इसको शामिल करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि क्या क्या यौन हिंसा होती है, किस प्रकार से होती है, और बैड टच गुड टच में जो एक चल रहा है कंसेप्ट की, हाँ, वो बताने के लिए हम देखते हैं, हाँ, स्कूल में कई जाकर समझाते हैं कि बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पाठ्यक्रम उनको समझाने के बजाय उनके पाठ्यक्रम में शामिल कर दी जाए, तो उनके जो टीचर्स हैं उनको डिफाइन कर सकेंगे, उनको बता सकेंगे कि आप, तो वो क्या है कि फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो बच्चा जागरूक हो जाएगा, और उसके साथ कभी भी ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आएगी तो एकदम वो जो है अलर्ट होकर के वो काम करेगा। वो एकदम वो हिचकिचाएगा नहीं, अपने परिवार वालों को, अपने टीचर से, अपने पड़ोसियों को इन बातों को बताने से हिचकिचाएगा नहीं। तो इससे क्या है, जागृति पैदा होगी। दूसरा, आपने कहा कि आपने एक प्रश्न अच्छा पूछा कि आगे इनके बारे में क्या क्या संशोधन किए जाना चाहिए, क्या क्या संशोधन की आवश्यकता है। तो इसमें जो 18 साल की उम्र जो दी है, बच्चे की आयु उसके बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर तक के रिलीफ सहायता पाने के अधिकारी हैं जी। मानसिक एज वालों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं इस समाज में रह रहे हैं, सैकड़ों बच्चियां हैं जिनकी आयु 25 साल हो गई, 38 साल हो गई, लेकिन उनकी मासूमियत, उनकी मानसिक आयु जो है 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चों की तरह है। वो उसी प्रकार का बिहेवियर करती है अपने परिवार में, बच्चों, पिताजी के साथ, माताजी के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ उसी प्रकार का बिहेवियर करती हैं बच्चियाँ। बच्चे भी उसी प्रकार का बिहेवियर करते हैं। उन मानसिक आयु को भी इसमें शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इस केस इसका जो है अर्थ सार्थक होगा। जी। जैसे हम बात करते हैं यौन हिंसा की, तो ऐसे में जो स्थिति पैदा होती है कि पहले जो यौन हिंसा हो रही थी वो हम उस समय मदद लेने नहीं जाते थे, कानून से मदद लेने नहीं जाते थे। अब हम मदद लेने जाने लगे हैं, बहुत 100% उसका भी आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र का सबसे पहला नंबर आता है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है यौन हिंसा के तहत, और यौन हिंसा होने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में आप तो कार्य काफ़ी सालों से कर रहे हैं, और क्या आप बदलाव देखते हैं कुछ? मध्य प्रदेश 2016 के सर्वे के मुताबिक तीसरे स्थान पर था देश में, और इसमें ये ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में खासियत ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा डिस्पोजल केसेस के कोर्ट द्वारा किए जा रहे हैं। 50%, एक साल में 50% केस का डिस्पोजल कोर्ट द्वारा किए जाते हैं। जो तो केस है उसका निवारण किया जाता है, कोर्ट उनमें फैसला देती थी 50% केसेस में। मध्य प्रदेश में स्पीडी ट्रायल चल रही है। अच्छा। और मध्य प्रदेश में इस बारे में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और यहाँ पर जो है लोगों के प्रति जागरूकता पैदा हो रही है, सब कर रहे हैं लोग बाग, और इस का विरोध भी करते हैं, मतलब सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं, सामाजिक संगठनों द्वारा कोई घटनाक्रम होता है तो विरोध किया जाता है। तो ये अवेयरनेस बढ़ रही है। मतलब विरोध अभी भी होते हैं? किस तरह के विरोध आते हैं? विरोध इसलिए होते हैं कि जैसे कोई घटनाक्रम हुआ जी, तो सामाजिक संस्था, देखो कोई भी घटनाक्रम होता है तो इस प्रकार के घटनाक्रम जो होते हैं तो पढ़ के बहुत एक आहत हो जाता है मन, और होता है कि समाज में इतनी विकृति होगी। तो अब क्या होता है, विरोध प्रदर्शन, लोग समूह में इकट्ठी, संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, वो जा कर के किसी स्थान पर एकत्रित होकर ऐसे चीज़ को कंडेम करती है, और ये एजिटेशन कई दिनों तक चलता है। तो इससे समाज में ये मैसेज जाता है कि इस प्रकार की कृत्य नहीं होना चाहिए, और समाज को इस मामलों में एकजुट रहना चाहिए। तो अवेयरनेस बढ़ेगी तो अपराध कम होंगे। दर्शकों, हमें जब जागरूकता की कमी दिखाई देती है तभी अपराध अपने सार्थक रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, और इस अपराध को कम कर सकते हैं हम अपने स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, किस तरह से वो अपना खुद का व्यक्तित्व या खुद की व्यक्तिगत जो सुरक्षा है कैसे कर सकते हैं, इस बारे में छोटी छोटी रूप से या किसी तरह से जानकारी दी जाए, और साथ ही माता पिता को भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और यहाँ अगर हम बात करें कि आजकल का जो समय है,
ज़्यादातर अभिभावक जो हैं दोनों ही वर्किंग हैं, घर पे बच्चों को अकेले छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे में इस तरह की हिंसा होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो इस तरह जब स्कूल की बात आती है तो स्कूल में आप किस तरह से बच्चों की हेल्प करते हैं? क्या कोर्ट यहाँ भी कुछ अपने प्रावधान रखता है कि स्कूल में जाकर बच्चों को सिखाए या कुछ इस तरह से कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं आप? गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोग्राम चलाए हैं। अच्छा। कुछ सामाजिक संस्थाएं भी है, महिला बाल विकास वाले भी जो इस मामले में काम कर रहे हैं जी। तो उनका ये रहता प्रोजेक्ट कि हर स्कूल में जाके अवेयरनेस डेवलप करना, बच्चों को बताना इस एक्ट के बारे में। तो वो चल रहा है, प्रोग्राम तो चल रहा है। अच्छा। और इसमें एक मुख्य बात ये कहना चाहता हूँ कि इन अपराधों को बढ़ने के लिए रोकने का बहुत ज़रूरी है कि ये पोर्न साइट्स जो मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल हैं, जी। उन पे गवर्नमेंट को तत्काल रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल। ये क्या होता है कि ये जब कोई भी व्यक्ति जो है अकेले में एकांत में ये इस प्रकार की एक्टिविटी को देखता है, इस प्रकार की साइट्स को देखता है, तो उसमें इस प्रकार के उसके मन में मानसिक विकृति पैदा होती है। फिर क्या करता है, वो इस प्रकार के अपराधों को करने में अग्रसित होता है। जी। तो कई बार उसके शिकार जो है बच्चे हो जाते हैं। जी। तो मानसिक विकृति समाज में रोकने के लिए पोर्न साइट पे प्रतिबंध लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, अभी जैसे कि हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ है और हर बच्चे के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में तेज़ी से मोबाइल फ़ोन आने लगे हैं। और जब ये बात करते हैं तो इस बारे में तो हम यहाँ ये भी देखते हैं कि कई बार पॉर्न मूवीज़ में बच्चों का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको कैसे रोकने के अभी कोशिश की जानी चाहिए? अभी सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार की एक पिटीशन पेंडिंग है। वो इंदौर के ही एक वकील साहब ने लगाई है। अच्छा। पिटीशन मिस्टर कमलेश वासवानी ने लगाई है और वो करीब 3 साल से पेंडिंग है। अच्छा। वो चल रही है उसमें। हाँ। उसी के कारण जो है उसमें समय समय पर ऑर्डर्स हुए हैं जी। उसमें सारे लोगों से सीनियर एडवोकेट ने भी सपोर्ट किया है उस पिटीशन में उनके फेवर में। और कोर्ट ने सरकार को कहा है उसमें कि प्रतिबंधित करने के आदेश किए हैं। तो अब उस पिटीशन में जब भी फैसला आएगा तो कुछ न कुछ एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। सर, यहाँ हमारे जो दर्शक हैं, बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, मर्द भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, सारे लोग हैं। तो आप यहाँ हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो ना अपने साथ होने दें। बच्चों के लिए ख़ासकर आप यहाँ संदेश दे सकते हैं कि बच्चे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, या कोई अंकल आंटी इस तरह से कोई भी आपके साथ क्या गलत हरकत ना करें। मेरा तो अभिभावकों से यही कहना रहेगा कि बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें। जी, बिल्कुल फ्रेंडली रहें। उनसे एक समय निर्धारित करें, उनसे आधा 1 घंटा बातचीत का अवसर निकालें रोजाना। उनसे डे टू डे उनकी कार्रवाइयाँ, उनके बारे में एक फ्रेंडली बातचीत करें। उनसे पूछिए कि भाई क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब उनसे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। और उनको ये विश्वास दिलाएं जी कि आप कोई भी गलती करोगे जी तो हमको सबसे पहले बताओ आप जी। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो हमसे पहले बताओ, डांटेंगे नहीं आपको। जब बच्चे में ये विश्वास हो जाएगा कि मुझसे कोई गलत काम हो गया या मेरे प्रति किसी ने गलत काम किया और मेरे पेरेंट्स को यदि मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो वो मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट करेंगे जी। जब ये भावना डेवलप हो जाएगी तो वो बिल्कुल तत्काल उनको जानकारियां मिलती रहेगी और समय पे उसका निदान हो जाएगा। दूसरा जो है, उनको ये देखना चाहिए कि बच्चे किस माहौल में संपर्क में हैं, उनकी किन किन लोगों से फ्रेंडशिप है जी, संगत कैसी है, उनके यहाँ आने जाने पर किस व्यक्ति के यहाँ आ जा रहे हैं, उनका फैमिली एटमॉस्फेयर देखना चाहिए उनको। क्योंकि इंदौर और सिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं, किसी को मालूम ही नहीं रहता कि आप पड़ोस वाले का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसमें किस टाइप के लोग हैं, उनका क्या बिहेवियर है, तो वो सब पता नहीं रहता है और बच्चे वहाँ चले जाते हैं और यौन हिंसा का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको देखभाल करके और अपने परिचित वो विश्वास के लोगों के यहाँ ही अपने बच्चों को जाने दें। और जहाँ तक ये रहे कि बच्चों को अपनी निगाह में रखें। बच्चे जब तक निगाह में रहेंगे तो जब तक समझदार नहीं होते हैं, जब तक निगाह में रखना ज़रूरी है। उनको निगाह में रखना, उनसे बातचीत करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती समय हमारे प्रोग्राम के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी।
तो दर्शकों, आज हमने ये जानकारी ली कि किस तरह से हम अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो आसपास के माहौल से कैसे अवेयर रह सकते हैं और साथ ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा मेरा ये प्रोग्राम देख रहा है तो आप समझ जाइए कि गुड टच और बैड टच में क्या फ़र्क होता है। और साथ ही मैं उन पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगी जो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्वालिटी टाइम बिताएं और उन्हें समझाएं और उन्हें एक कम्युनिकेशन आपस में बना के रखें ताकि वो आपस में अपनी बात आपसे शेयर कर सकें और इस तरह की जो यौन हिंसाएं हैं वो नहीं हो। और साथ ही हर किसी पर आसानी से विश्वास ना करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही और अगली बार फिर हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।